तो वैसे आज वैलेंटाइंस डे, लेकिन देयर वाज नो लव फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स एज फार एज द इंग्लिश बैट्समैन इज कंसर्न्ड। उसका नतीजा ये है कि 134 रनों पर पूरी ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। 195 रनों की पहली पारी के आधार पर लीड मिली भारत को। 54 पर 1 है इस वक्त भारत, यानी कि 249 की टोटल लीड इस वक्त हो चुकी है भारतीय टीम की। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे संजय मांजरेकर। तो संजय, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, वो ये है कि अश्विन ने इंग्लैंड को घुमा दिया जिस तरह से उन्होंने फाइफर लिया। लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, 200 लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया है, किसी और गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरी दिलचस्पी 199 वाले लेफ्ट हैंडर पर है। बेन स्टोक्स को जैसे आउट किया, क्या कलाकारी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, लोग सोचेंगे कि टर्निंग पिच है, बहुत दिक्कतें हो रही थी बल्लेबाजों को, तो बहुत आसान है विकेट लेना। लेकिन बेन स्टोक्स जिस तरह से आउट हुए उसमें एक पता चलता है कि अश्विन का क्लास क्या है, क्योंकि उनके पास इतनी कला है कि कभी कभी हम उसको ग्रांटेड भी ले जाते हैं। क्योंकि वो अगर बॉल आप फिर से देखें, कहीं भी आपको रिप्ले मिल जाए या फिर से जब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तो देखिए कि थोड़ा सा उन्होंने राउंड आर्म से एंगल से गेंदबाजी की थी, नॉर्मल नहीं डाला था उन्होंने, थोड़ा हल्का सा राउंड आर्म। यानी जब बेन स्टोक्स ने गेंद देखी तो ऐसा लग रहा था पूरी अंदर उनकी तरफ आ रही है, और लेंथ भी बहुत ही बढ़िया थी। नॉर्मली गुड लेंथ पे डिफेंस कराते हैं अश्विन, ये गेंद बिल्कुल आगे ड्राइव करने के लिए ऑलमोस्ट डाली उन्होंने एंगल के साथ, और इतनी आगे थी कि बेन स्टोक्स को सिर्फ डिफेंस ने उनको पुश करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल आगे गेंद थी। और जब पुश करते आप तो एक जैसे बॉक्सिंग का होता है ना कि आप बॉक्सर को ललचाते हो कि मुझे थोड़ा मारो, फिर आपको मौका मिल जाता है उनके चेहरे पे पंच करना। तो उस तरह बॉलिंग भी होती है कि अगर उनको पुश कराओ या ड्राइव कराओ, जैसे मोइन अली ने विराट कोहली को कराया, तो फिर ऐसे मौके बन जाते हैं। तो वो खासियत थी उस विकेट की। और 19 का एवरेज लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ गजब का एवरेज है। ढेर सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने आज के दिन बना लिए। जैसे मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया भारतीय जमीन पर, अब दूसरे पायदान पर चले गए हैं जहां तक टेस्ट विकेट्स का सवाल है। लेकिन एक आंकड़ा बहुत हैरान करने देने वाला है संजय, वो ये कि 23 बार 5 विकेट हॉल है उनके। 45 टेस्ट मैच जो भारत में खेले हैं, 23 बार 5 विकेट हॉल है, यानी हर दूसरे टेस्ट मैच में फाइफर ले लेते हैं। ये उनकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। जी हाँ, और ये बॉलिंग के लैंग्वेज में ब्रैडमन-एस्क हम जो बोलते हैं ना, एक्चुअली ये मैंने टर्म थोड़ा मुरलीधरन के लिए भी निकाला था, मुरलीधरन-एस्क, क्योंकि ये ऐसे गजब के बॉलर्स हैं कि एवरी सेकंड मैच 5 विकेट निकालते हैं। और 5 विकेट निकालना 100 रन बनाने के बराबर माना जाता है। तो ऐसा रिकॉर्ड और मैन ऑफ द मैच जितनी बार हुए, मैन ऑफ द सीरीज इतनी बार हुए। एक बार मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था और मैंने कुछ कहा कि ये आपका 15वां या 16वां मैन ऑफ द मैच है, और उन्होंने कहा नहीं, 18वां है। तो वो थोड़ा काउंट भी रखते हैं। तो ये जाएंगे मॉडर्न डे ग्रेट ऑफ स्पिनर के बुक्स में जाएंगे, खास तौर पे जब इंडिया में गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि एक समय था, अनिल कुंबले से ये उम्मीद थी, और उसके बाद अब आ गए रविचंद्रन अश्विन की अगर टर्निंग पिच हो, भारत में मैच हो, तो हमारे मैच विनर हमेशा यही रहे। क्योंकि हम मुरलीधरन के बारे में बात कर रहे थे, 23 फाइफर घर पर अश्विन के हैं, मुरलीधरन के 45 है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कितने ज्यादा टेस्ट मैच भी मुरलीधरन शायद खेले, तो जब तक अश्विन वहां तक पहुंचते हैं, क्या बराबरी करते हैं। बहरहाल अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, वो ये कि सपोर्ट कास्ट ने भी उनका साथ दिया। अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, सिराज, सबने निभाया अपना रोल। अक्षर की तो उम्मीद कर रहे थे संजय की इस पिच पर खतरनाक होंगे, लेकिन दो पेसर्स के आप परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? आज मुझे लगता है कि जो पहला टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में फर्क ये था कि कोई रिलीफ बॉलर नहीं मिला इंग्लैंड को। अगर हल्का सा कमजोर पड़ा, बाकियों की जो क्वालिटी और पोटेंसी जो हम कहते हैं प्रेशर डालने वाली बॉलिंग, तो कुलदीप यादव हल्का सा कम पड़े, लेकिन बहुत हल्का सा। जब भी गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के पास गई या ईशांत शर्मा के पास गई, ईशांत शर्मा ने तो विकेट्स भी निकाले, मोहम्मद सिराज ने अपने पहले बॉल पे विकेट निकाला। तो ऐसे नहीं हुआ कि चलो फास्ट बॉलर आ गया, अभी प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो गया और अब मौका है कि अश्विन और अक्षर पटेल का जो उनके ऊपर जो पकड़ थी उसको रिलैक्स करके अब रन बनाए। तो ऑलराउंड प्रेशर इस बार रहा, और ये भारत को गर्व होना चाहिए कि एक टर्निंग पिच के ऊपर उनके पास 2 सीम बॉलर ऐसे थे
कि जिन्होंने जब भी गेंदबाजी की प्रेशर रिलैक्स हुआ नहीं। तो सपोर्ट्स कास्ट जैसे आपने कहा वो बिल्कुल इस टेस्ट मैच में बहुत ही बढ़िया था। जैसे विराट कोहली ने पिछले मैच में कहा था कि जो मेन बॉलर को जो सपोर्टिंग बॉलर्स है उन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उनका शायद नजर उनकी शाहबाज नदीम के ऊपर थी या शायद वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन इस मैच में वो जो एक कमी थी उसको पूरी तरह उसकी भरपाई हुई इस मैच में। तो जैसे कि अश्विन को सपोर्ट किया बाकी गेंदबाजों ने, वैसे ही बाकी गेंदबाजों को सपोर्ट किया ऋषभ पंत ने। 2 शानदार उन्होंने कैच भी लपके। लेकिन संजय यहाँ पर लोग कह रहे, देखा हम कहते थे ना आप ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को ऐसे सवाल उठाते हैं बाकी लोग, लेकिन शायद तेज गेंदबाजी के खिलाफ तो विकेट कीपिंग में परेशानी उनकी थी भी नहीं इससे पहले। देखिए, 1-2 कैचेस पकड़ने के बाद बहुत ही अच्छे कीपर हैं या 1-2 कैचेस ड्रॉप होने के बाद बहुत ही बुरे कीपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कीपर या कोई भी बल्लेबाज या कोई गेंदबाज, आप थोड़ी समय तक उनको देखते रहो, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि अच्छे कीपर है या नहीं। जो मेरा पर्सनल व्यू है कि वो है बैट्समैन कीपर, और अभी भी कीपिंग के बारे में मुझे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि आज 2 बहुत अच्छे उन्होंने कैचेस लिए और उसकी दाद देनी होगी उनको। तो कई बार क्या होता है क्रिकेट में, आपको कहना चाहिए कि वेल प्लेड, ऐसा नहीं कि सीधा कि ये महान बल्लेबाज है या वह अच्छी गेंदबाजी की, ये नहीं कि महान गेंदबाज है। तो ये कहना पड़ेगा आज ऋषभ पंत के लिए कि अच्छा दिन रहा उनके कीपिंग के लिए। और कोई महान है या अच्छा है या बुरा, ये समय जब जाता है थोड़ा बहुत, तब वो स्टैंप उनके ऊपर लगना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छी कीपिंग हुई, 2 अच्छे डाइविंग कैच। लेकिन सही बात है कि जब पीछे खड़े रहते तो थोड़ा सा बेहतर वो कीपर है। टर्निंग पिचेस पे अक्सर डिफिकल्टी होती है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब पीछे होते हैं तो शायद बेटर कीपर लगते हैं। बेटर कीपर की क्योंकि बात कर रहे हैं तो बेन फोक्स की यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कीपिंग ने काफी प्रभावित किया है ज्यादातर लोगों को। लेकिन संजय, हम उनकी बल्लेबाजी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोगों को बताना होगा कि करीब 2 साल के अंतराल के बाद वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो रन भी बनाते हैं, इसकी उम्मीद थी क्योंकि फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड में इतना अच्छा खेलते, लेकिन भारतीय कंडीशन में 42 रन नॉट आउट बनाना और इतने कंफर्टेबल नजर आ रहे थे वो। जी हाँ, और मौके उनको मिलते हैं सब कॉन्टिनेंट में। श्रीलंका में भी पिछला ये नहीं, इसके पहले वाले सीरीज में बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, कीपिंग की थी। शायद कीपिंग वो उनको हर मैच में मिल रही थी, पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि अच्छे रन्स भी उन्होंने बनाए थे। और जिस तरह से कीपिंग की ना, एक इंग्लैंड का हमेशा एक कीपिंग कल्चर बहुत बढ़िया रहा है कि बहुत सालों से 60-70 से बहुत बढ़िया महान कीपर्स उन्होंने क्रिकेट को दिए हैं। तो एक विकेट कीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है उनके क्रिकेट का, और उसी कल्चर और उसी मोल्ड में नजर आते हैं बेन फोक्स एज अ विकेट कीपर। और एक बहुत ही शानदार स्टंपिंग भी हमने देखा आज सुबह उनके ग्लव से। बल्लेबाजी अगर देखें तो एक ही चीज जो मेरे को अलग लगी उनकी, कि ज्यादातर जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे जिन्होंने सर्वाइव किया स्पिन के खिलाफ, वो पीछे जाके या स्वीप मार के उन्हें अपने आप को स्थापित किया पिच के ऊपर, ज्यादातर पहले टेस्ट मैच में। लेकिन ये एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने फ्रंट फुट पे जाके बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ डिफेंड किया, और ऐसे नहीं लग रहा था कि थोड़े से झिझक रहे या स्वीप शॉट या रिवर्स स्वीप मार के सरवाइव होने की कोशिश करे। तो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच, और ज्यादातर आगे खेल के, इस पिच पे आगे खेल के सरवाइव होना इतना आसान नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया, और मुझे लगता है कला भी। अगला सवाल हमारा पिच से जुड़ा है, और वो इसलिए आ रहा है संजय क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो ज्यादातर इंग्लिश खेमे से बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, पूर्व खिलाड़ी हो। मार्क वॉक का मैं ट्वीट देख रहा था, उनका कहना था ये अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बहुत ही अनस्पोर्टिंग पिच है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये पिच का दोष है या बैटिंग स्किल्स की कमी है, क्योंकि इसी पिच पर रोहित शर्मा तो शानदार नजर आ रहे हैं, अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छे नजर आए। देखिए, अनस्पोर्टिंग या अनफेयर या ये पिच एक टीम को सूट करता है या डेलिबरेटली ऐसा बना है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ बना है वो एक ही टीम को सूट होता है। जब हम बंबई रणजी टीम खेलते थे, जब बंबई जीतती थी रणजी टीम, महान एक फर्स्ट क्लास टीम थी, तो हमारी स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर थी। तो जब भी हम बाहर जाते थे खेलने के लिए तो बिल्कुल अखाड़ा बनाया जाता था, एकदम स्पिनिंग ट्रैक, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर जाते थे और मैच को जीतते थे। अगर हम हारते उस मैच में तो हम ये नहीं कह सकते या एक्सक्यूज नहीं देख सकते कि अनस्पोर्टिंग पिच या उनको फेवर करने के लिए बनाई थी। पिच जो होती है दोनों टीम के लिए सेम होती है, और आप में वो काबिलियत होनी चाहिए उस पिच के ऊपर सरवाइव होके जीतने के लिए। मेरा प्रॉब्लम जो इस पिच के साथ है वो क्वालिटी ऑफ पिच का।
चेन्नई जो पहला टेस्ट मैच में हुआ वहां पर भी मुझे यही प्रॉब्लम था, तभी भी जोफ्रा आर्चर ने कहा था कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट लुकिंग पिचेस दैट ही सीन। इंग्लैंड तब जीती थी, तो किसके लिए सूटेबल है या अनस्पोर्टिंग या अनफेयर है ये नहीं मानता, मैं केवल पिच की क्वालिटी देखता, और वहां पर मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ साफ कि ये पिच की क्वालिटी अच्छी नहीं रही है। जब 20-25 मिनट टेस्ट मैच में जब स्पिनर पहली ओवर करता है और पिच जब बिखर जाता है, तो मुझे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मानने के लिए कि ये अच्छी पिच है। आखिरी सवाल हमारे मैच डे पे ये है कि रोहित शर्मा क्रीज पर है, तो क्या होना चाहिए टारगेट अब भारत के जहन में? काफी लोग तो कहेंगे 249 जो है वही बहुत है। ये देखिए बहुत समय है अभी, केवल दूसरा दिन हुआ है, 3 दिन बाकी है, और टेस्ट मैच में ये ना भूले कि ये समय का खेल है, ओवर्स का इतना नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि टारगेट उनके मन में होगा। सब सोचते होंगे कि बल्लेबाजी करके ले तो शायद ऑल आउट होके ही टीम इंग्लैंड टीम को बैटिंग करने का मौका मिले। तो मेरा ये मानना है कि विराट कोहली यही सोचेंगे कि 3 दिन बाकी है, तो और 1.5 दिन बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो टारगेट मुझे नहीं लगता है कि रखेंगे मन में। और जिस तरह का पिच है, शॉट्स खेलते वक्त थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है अपने आप वो हो जाएगा। डिक्लेरेशन का शायद नौबत ना आ जाए, लेकिन टारगेट मुझे नहीं लगता ऐसे होगा कि 300 ही दे दे या 350 दे या 400 दे। बल्लेबाजी पूरी लेंगी मुझे लगता है भारतीय टीम। और आखिरी सवाल ये है डीआरएस से जुड़ा संजय, और इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, एक वन वर्ड में अगर आप पहले आंसर ये दे दें कि क्या रोहित शर्मा वहां पर शॉट खेल रहे थे या नहीं? नहीं। ओके, अब आते हैं हम सवाल पर कि कहां पर फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि थर्ड अंपायर ने ये तो नहीं देखा, नो शॉट ऑफर्ड को तो उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, जैसे इंपैक्ट देखा डिसाइड कर लिया कि नॉट आउट है। कम्युनिकेशन के बारे में ये चीज हमने पहले दिन के बारे में भी चर्चा की थी कि शायद वहां पे गड़बड़ हो रही है ऑन फील्ड और थर्ड अंपायर में, क्या दूसरी बार वैसा ही हुआ है? इस बार वैसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि वीरेंद्र शर्मा को बताना होता है अंपायर को, क्योंकि अंपायर दिखता है टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट कहाँ हुआ है कहाँ नहीं, लेकिन रूल ऐसा है कि इम्पैक्ट अगर बाहर हुआ है और शॉट अगर ऑफर किया है तो फिर वो फिर नॉट आउट हो जाता है, लेकिन अगर छोड़ दिया है और इम्पैक्ट बाहर हुआ तो आउट हो सकता है। तो पहले जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको बताना होता है, अनिल चौधरी को, जो वीरेंद्र शर्मा ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से शॉट खेला गया है। और अगर आपने देखा तो जो रूट ने वही पूछा कि आपने ऊपर क्या कहा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इम्पैक्ट सबको पता था कि ऑफ स्टंप के बाहर होगा, और बॉल जाके हमने बाद में देखा रिप्ले में, बॉल जाके स्टंप को लग रही थी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था शॉट खेला है या नहीं, और वो निर्णय वीरेंद्र शर्मा का था, और उन्होंने मेरे हिसाब से गलत निर्णय किया और अनिल चौधरी को वो बताया। फिर अनिल चौधरी की जिम्मेदारी ये होती कि सिर्फ इम्पैक्ट को देखे कहां पर हुआ है, और बाकी चीज तो वीरेंद्र शर्मा ने डिसाइड की थी कि शॉट खेला गया, अगर शॉट खेला गया तो इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, नॉट। तो इस बार अनफेयर होगा अगर आप टीवी अंपायर को क्रिटिसाइज करें। ऑन फील्ड अंपायर ने यहाँ पर निर्णय ले लिया कि शॉट नहीं खेला गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछे वो कह रहे थे कि यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं था टुवर्ड्स प्लेइंग अ शॉट, और शायद वहां पर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तीसरा दिन है टेस्ट मैच का, क्या वो आखिरी दिन होगा, इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच।